हाँ वैभव, हूती विद्रोहियों से जो ये धमकी आई है, ये हमेशा से ही मालूम था कि देर सबेर आएगी। ईरान ने जिस तरह से वहां पे हमास को मदद दी, लेकिन हमास मिलिट्री तौर पर खत्म हो गया। ईरान ने सीरिया के रास्ते से हिजबुल्लाह को लेबनान में मदद दी, लेकिन अब हिजबुल्लाह भी बहुत कमजोर हो गया क्योंकि सीरिया से जो रास्ता था वो बंद हो गया है। अब एक ही विद्रोही दल ऐसा है हुती का, जो कि यमन में है, और सना में उनकी ताकत हम देख सकते हैं। इनके पास सबसे बेहतरीन जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की, जो कि 2000 किलोमीटर दूर जाकर इसराइल के पास भी जाकर गिरे थे। हुतियों ने जब फायर किया वो यमन से उड़े और 1800 किलोमीटर दूर जाकर इसराइल के डेजर्ट में गिरे। इस तरह की क्षमता अगर हम याद करें तो हमास के पास नहीं है, हिजबुल्लाह के पास भी नहीं है। अब हुती विद्रोही इससे पहले तीन चीजें कर चुके हैं। एक, अपने लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट मिसाइल से वो डायरेक्टली इसराइल पर हमला कर चुके हैं। दो, वो इसके पहले भी लाल सागर के अंदर अमेरिकन युद्धपोतों पर हमला कर चुके हैं, जो कि उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। तीसरी चीज जो हूती कर सकते हैं वो ये है कि हूती अपने रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन से बहुत बड़ा डैमेज, क्षति सऊदी के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा सकते हैं। अगर हम याद करें तो आज से 6 साल पहले हूती ने सऊदी के तीन तीन बड़े ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया था अपनी ड्रोन्स की मदद से। ये कैपेबिलिटी जो सऊदी के विरुद्ध हुतीस की है, इससे सऊदी अरेबिया काफी चिंतित है, परेशान है। जब हम देखते हैं कि काफी सारे मुस्लिम देश या पश्चिमी एशिया के अरब देश अमेरिका से याचना कर रहे हैं कि ईरान पर हमला ना करें, एक खतरा ये भी है सऊदी को, जैसे खतरा है कि हुती सऊदी के ऊपर हमला कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब तेजावत सर के पास चलेंगे। तेजावत सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई है बीते दिनों, उस मुलाकात को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? और देवनाथ सर, जो हूतियों की ताकत बता रहे हैं, अगर वो इतने ताकतवर हैं तो अमेरिका इस पर भी विचार कर रहा होगा कि अगर ईरान से लड़ना है तो हूतियों से भी लड़ना पड़ेगा, तो वो उनसे कैसे लड़ेंगे? वाकई दोनों के बीच में चर्चा की खबर है। और वो दरअसल हमला करें, किस हालत में करें और कब करें, इस बारे में उन्होंने विचार किया होगा, या कि करना भी है कि नहीं करना है, इस बारे में भी उन्होंने चर्चा की होगी। दूसरी बात यह है कि दरअसल यहाँ पे जितने भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं, देवनाथ साहब ने हुतियों के बारे में बताया, या हिजबुल्ला है या हमास, तो अब लगभग उसकी कमर टूट चुकी है काफी हद तक, तो उसे खड़ा होने में काफी लंबा टाइम लगेगा। तो यह तमाम चीजें हैं। तो अमेरिका अभी देख रहा है, अपना नुकसान का असेसमेंट कर रहा है कि अगर नुकसान होता है तो उससे कितना नुकसान होगा। और नुकसान का असेसमेंट करने में एक ये देखिए कि जो सोल्जर्स का जो नुकसान है, या वो है, आमतौर पे तो अमेरिकन सोल्जर्स बहुत कम मारे जाते हैं। किसी भी लड़ाई में अगर आप देखेंगे तो उनके पास इतने इक्विपमेंट्स, इतनी सारी चीजें होती है कि अगर कोई अमेरिकन सोल्जर मारा जाता है तो वो उसकी गलती से ही मारा जाता है। बाकी सुरक्षा के उनके पूरी सब कुछ व्यवस्थाएं होती है। बाकी जो अमेरिकन सोल्जर्स आए हैं वो वहाँ के काफी निचले तबके के लोग हैं, या फिर वे लोग हैं जो कि अमेरिका में आके बस गए हैं, वहाँ की लड़कियों से या वहाँ लड़कों से उन्होंने शादी कर ली है, और उसके बाद में वो फौज में भर्ती हो गए क्योंकि और उनके पास करने के लिए और कुछ था नहीं, तो रोजगार की तलाश में। तो वहाँ पे एक तरीके से डिप्राइव सेक्शन ही है जो मूलतः वहाँ के कॉर्पोरेट्स के लिए काम करता है, और वो जो कॉर्पोरेट्स है उसके जो हित है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो अमेरिका को उनका मौत का इतना वो नहीं है जितना कि उसको अब दुनिया के संसाधनों पे कब्जा करना है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अमेरिका एसेस कर रहा होगा कि अगर नुकसान होगा तो कितना होगा, और अगर फायदा होगा तो कितना होगा। एक बार लड़ाई में जाने के बाद में उससे निकलना कितना मुश्किल होगा। तो यही सारी चीजें उन्होंने एसेस की होगी, उनके नीति बनाने वालों ने और प्लानिंग करने वालों ने एसेस की होगी। वैभव साहब। तेजावत जी, एक छोटा सा सवाल इसमें और था, उसके बाद दहिया जी के पास चलेंगे। जो ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक हुई थी उससे जुड़ा हुआ ही मेरा सवाल था कि उस बैठक में क्या कुछ हुआ होगा। और जैसे कि बहुत सारी रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि ट्रंप ने इजराइल पर छोड़ दिया है कि आप तय कीजिए हमला कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना। और कई सारी रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि अमेरिका खुद तय करेगा, खासकर ट्रंप तय करेंगे कि हमले की तारीख क्या होगी। आपको क्या लगता है कि पहल किसकी ओर से की जाएगी?
देखिए, बिना अमेरिका के इसराइल एक घंटे भी नहीं टिक सकता है। हालांकि मैं बहुत अतिशयोक्ति कर रहा हूं, पर यह बात सच है, क्योंकि अगर हमास तक पे लड़ाई करने के लिए पहले जो अमेरिकन वॉरशिप्स हैं वो वहां आते हैं, वहां अड्डा जमाते हैं इसराइल के आसपास, और उसी के बूते पे वो पूरा करता है। क्योंकि अगर इसराइल अकेला है तो पूरा का पूरा बहुत सारे देश उसके खिलाफ हो सकते हैं, पर अगर अमेरिका वहां खड़ा है तो उसके खिलाफ कोई नहीं आएगा। तो आप हमेशा देखिएगा कि पहले सबसे पहले जब जब इसराइल को कोई बड़ा कारस्तानी करनी होती है, तो सबसे पहले जो पूरे उस इलाके में चारों तरफ से इसराइल को अमेरिकन वॉरशिप एक तरीके से उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बिना अमेरिका के इसराइल इतना मजबूत है ही नहीं, ना वह मुकाबला करने की हालत में है। हर जगह अगर उसको कोई बचाव का कोई पूरा या खोल देता है तो वो अमेरिका ही देता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अमेरिका ने कहीं पे भी मना कर दिया कि नहीं करना है या हम शामिल नहीं होते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, तो इसराइल कोई ऐसी गलती करेगा बिल्कुल नहीं करेगा। और वो जब सीमित तौर पे जब लड़ाई हुई थी तो उसमें बहुत सारी चीजें भी टेस्ट हुई थी, ईरान की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी। एक तो जो आयरन डोम वाला मिथक वो भी टूटा, और यह भी पता चला कि जो ईरान की कैपेसिटी क्या है। और ये जरूर है कि अगर कोई लड़ाइयाँ होती है तो इसराइल में मरने वालों का जो रेशूज होगा वो बहुत ही कम होगा ईरान के मुकाबले में, 1 और 10 से भी ज्यादा हो सकता है। तो ये तमाम चीजें तो है, पर यह इतना तय मानिए वैभव जी कि इसराइल अकेले अपने आप में इतना ताकतवर नहीं है कि वो वहां टिक सके। जब तक ये अब्राहम लिंकन या तमाम जो वॉरशिप्स हैं, रूजवेल्ट है या उससे पहले भी जो उन्होंने भेजे थे, जब तक ये सब नहीं होते हैं, या वहां के अमेरिकन सोल्जर्स और वहां के, यहाँ तक कि इसराइल में तो इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि जो परमाणु ठिकाने हैं वो अंदर तक मार कर सके। उसके लिए भी उनको क्लस्टर बम्स जो चाहिए, बॉम्ब्स चाहिए, वो भी अमेरिका से लेने पड़ते हैं। तो तमाम चीजें हैं वैभव साहब। बिल्कुल, जी अब दहिया जी के पास चलते हैं। दहिया जी, आपसे भी मैं वही 2 सवाल पूछूंगा जो मैंने देवनाथ सर से पूछा और फिर तेजावत सर से पूछा। आपके पास क्या जानकारी है? आपको क्या लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने कौन सी तारीख चुनी होगी? वो हमला क्यों टालते जा रहे हैं? और दूसरा ये कि जो हूती विद्रोही हैं वो इस पूरी संभावित जंग में किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए वैभव जी, इसमें समझने वाली बात है, जो मेरा आकलन है इसमें वो ये है कि दो यहाँ पे पक्ष काम कर रहे हैं। एक जो चाहता है कि जंग हो और एक दूसरा जो पक्ष चाहता है कि जंग ना हो, किसी बातचीत के तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। पहले मैं बात करूंगा कि कौन सा पक्ष है जो इमीडिएट जंग नहीं चाहता। जो ईरान के आसपास जो पड़ोसी देश हैं इसराइल को छोड़ के, वो काफी सारे चाहते हैं कि इमीडिएट कोई जंग ना हो, क्योंकि अगर यूएस कोई मिलिट्री एक्शन ईरान पे लेता है तो कहीं ना कहीं एक इस्लामिक सेंटिमेंट जागेगा, और जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हूतीज हो गए, ये जो यूएस के आसपास, मतलब जो ईरान के आसपास यूएस के जो एलाइज हैं उन पे अटैक करेंगे, उनकी रिफाइनरीज पे अटैक करेंगे, उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स पे अटैक करेंगे, उनके बिजनेस इंटरेस्ट पे अटैक करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर ये जो इस्लामिक सेंटिमेंट यूएस के खिलाफ और यूएस एलाइज के खिलाफ वहां पे जागृत होता है, तो वहां के जो हुक्मरान हैं, जो वहां की रॉयल फैमिलीज हैं, उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां के जो सिटीजन्स हैं वो ये सोच सकते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो यूएस की झोली में खेल रहे हैं, वो यूएस के इंटरेस्ट का ध्यान रख के एक और इस्लामिक कंट्री में तख्ता पलट हो रहा है। अब दूसरा पक्ष है जो कि जंग चाहता है, जंग मतलब मिलिट्री एक्शन। बिल्कुल। उसमें मेरे को लगता है कि यूएस के जो लीडर्स हो गए, बड़े लीडर्स हो गए, और जो इजराइल के लीडर्स हो गए, इजराइल हो गया, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन ईरान के खिलाफ हो। क्योंकि अभी आप देखिए कि ईरान अपने, जो ईरान में जो इस्लामिक रजीम है वो अपने वीकेस्ट पे है। क्योंकि अगर अभी भी उन पे क्या कहते हैं कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ, तो अब अगर आप बहुत ज्यादा समय दे देंगे तो रिवाइव कर जाएंगे और वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर देम टू टेक एनी मिलिट्री एक्शन, क्योंकि एक सिविल अनरेस्ट भी है वहां पे। जो यूएस बहुत ज्यादा सिविल अनरेस्ट करवाना चाहता था, उसमें शायद नाकामयाबी उन्हें मिली है, कि एक वो चाह रहे थे कि शायद सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए। वो इस्लामिक रजीम ने वहां पे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, अनरेस्ट है, बट वो सिविल वॉर में तब्दील नहीं हुई। पहला तो उनका टारगेट ये था, जो मैं समझता हूं, कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा हो जाए कि उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा मिलिट्री एक्शन ना लेना पड़े। दूसरा पक्ष इसमें एक और है, पहलू जो है वो ये है कि मैं नहीं मानता कि भाई इजराइल या यूएस अपने बूट्स ऑन ग्राउंड यहां पे करने वाला है।
तो वो अपने सैनिकों को यहाँ पे नहीं उतारने वाले। वो चाहते हैं कि इंटरनली कुछ हो और वो एयर पावर से और अपनी नेवल पावर से इनको इस्लामिक रेजीम को वहां पे ईरान में गिरा सकें। और जो सबसे ज्यादा पेंच अटकता हुआ मेरे को दिख रहा है इसमें, जो इनकी पीस टॉक्स चल रही हैं, उसमें एक तो पहलू मेरे को ये लगता है कि ट्रंप की बहुत पुरानी एक स्ट्रैटेजी रही है कि वो पीस की बात करते हैं। जैसे ईरान से भी पहले जब उन्होंने अटैक किया था B-2 बॉम्बर से, तो उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन का समय लेने वाले हैं, हम बातचीत करेंगे, और 2 से 3 दिन में ही वहां पे अटैक हो गया था। B-2 बॉम्बर्स ने क्या कहते हैं बॉम्ब्स गिराए थे इनके एनरिचमेंट फैसिलिटीज पे, इनकी न्यूक्लियर साइट्स पे। और अब जो ये न्यूक्लियर मुद्दा है, मुझे लगता है यहां पे पेंच फंसने वाला है, क्योंकि कुछ हद तक तो ईरान तैयार हुआ है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो तैयार हुए हैं कि हमारी फैसिलिटीज को आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन काफी सारी एनरिचमेंट साइट्स को अंडरग्राउंड जो है उनको विजिट करने के लिए वो अभी भी तैयार नहीं है। और जो उनके पब्लिक डोमेन में उनके लीडर्स के बयान आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इस एनरिचमेंट प्रोग्राम को पीस के लिए, मतलब वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, लेकिन पीस के लिए हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें एक और जो पहलू मैं समझता हूं, देखिए ईरान भी समझता है जिस भी कंट्री के पास आज के समय में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, वहां पे तख्ता पलट कभी भी किया जा सकता है। जो कंट्री, ये एक खराब सच है बट सच है, कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं आज की परिस्थिति में, तो आप कहीं ना कहीं फॉरेन इन्फ्लुएंस से अपने आप को बचा सकते हैं, आप अपनी सरकारों को, अपने एम्पायर को आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो बहुत इजी है अनरेस्ट करना और दूसरे देशों का आपके इंटरनल मैटर्स में दखल देना। तो ईरान भी नहीं चाहेगा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस तरीके से खत्म कर दे, तो वो भी जारी रखना चाहेंगे। और यहीं पे मेरे को लगता है कि यूएस का और ईरान का पेंच फंसेगा और कहीं ना कहीं अटैक होगा। ये 101% है, अटैक 101% होगा। कब होगा, कैसे होगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी जिस तरीके से उनकी रेजीम इतनी वीक है, तो मेरे को लगता है यूएस और इजराइल इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.